नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ रीवा निवासी अर्पिता शुक्ला से। इन्होंने 2023 सिविल जज की परीक्षा 60वीं रैंक से पास की है। तो अर्पिता जी, ये बताइए कि आप क्या हमेशा से सिविल जज ही बनना चाहती थी? जी, मैं जब बीएलएलबी के कोर्स में एडमिशन ली थी तब से मैं सिविल जज बनना चाहती थी। और बचपन से मुझे लगता था कि कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़े पद पे जाना है। मैम, आपको विधि क्षेत्र में आने की या सिविल जज बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे इसकी प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि सिविल जज बनो, अपनी लाइफ अच्छी करो, घर परिवार को अच्छा करो, समाज को प्राउड करो, हम लोगों को प्राउड करो। तो मुझे मेरे पापा से प्रेरणा मिली। मैम, आपकी बहन जस्मिता भी सिविल जज हैं, उनके बारे में कुछ बताइए कि उन्होंने कितनी रैंक थी, उन्होंने कैसे क्या किया? जी, मेरी छोटी बहन है जसविता शुक्ला। उन्होंने 2019 वाले एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक हासिल की थी पूरे एमपी सिविल जज के एग्ज़ाम में। और 2019 में उनका सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट रैंक के साथ। मैम, आपकी तैयारी कैसी रही? कैसे आपने सिविल जज की तैयारी की? मेरी सिविल जज के एग्ज़ाम की तैयारी का जर्नी जो थी काफ़ी लंबी थी, काफ़ी लंबा सफ़र रहा। मेरी 2016 में बीएलएलबी कंप्लीट हुई और उसके बाद मुझे लगभग 7 साल लग गए, जिसमें मैंने 5 अटेम्प्ट्स दिए और 2 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था और बाकी 3 अटेम्प्ट्स में मैं इंटरव्यू तक गई थी और फाइनली थर्ड टाइम में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैम, आपने दूसरे राज्यों में भी एडीपीओ या सीजे की परीक्षा दी है? जी, मैंने राजस्थान में, यूपी में, बिहार में हर जगह के एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें से यूपी सिविल जज और यूपी एडीपीओ में मेंस दिया है दोनों का, और बिहार सिविल जज और बिहार एडीपीओ का भी मेंस दिया है। मैम, आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी रही? मतलब क्या रहा आपका पारिवारिक स्थिति? हाँ सर, पारिवारिक स्थिति तो मेरी शुरू में तो बढ़िया थी, अच्छी थी, सब ठीक था। फिर बीच में मेरे पापा को पैरालिसिस हुआ था 2013 में, और उसके बाद से थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, क्योंकि पापा मेरे अकेले अर्निंग मेंबर थे फैमिली के। जी। तो थोड़ा डाउन चल रहा था। फिर सब हम लोग मैनेज कर रहे थे, हम और मेरी छोटी बहन, हम दोनों ने ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू किए कि हम लोगों के एटलीस्ट खर्चे निकल आए, जिससे कि फैमिली में ज़्यादा बर्डन ना पड़े। फिर हम लोग साथ साथ में अपने सिविल जज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, दोनों बहनें हम लोग। और 2019 में जब सिस्टर का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद सब पारिवारिक स्थिति बढ़िया थी, अच्छी हो गई, धीमे धीमे सुधरने लगी। मैम, तैयारी के दौरान किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने आई? तैयारी के दौरान चूँकि मुझे एक लंबा टाइम लगा है, तो मैं कहूँगी काफ़ी चुनौतियों का सामना मुझे करना पड़ा। हर एक स्टूडेंट जो लंबे समय तक तैयारी करता है, उसको काफ़ी सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सेम वैसा मेरे साथ भी है। जब मैं 2016 में पास की, उसके बाद मैं सूर्य प्रसाद पांडे सर रीवा में एडीपीओ, उनके यहाँ पढ़ती थी। फिर उसके बाद मैं इंदौर गई तैयारी करने के लिए। साथ में मैं फिर उसके बाद 2018 में वापस आ गई, फिर सेल्फ स्टडी की, पूरा अपने से तैयारी करी हमने, और फिर फाइनली 2019 में सिलेक्शन हुआ। मैम, 2021 में। जी, 2021 में आपने वाले एग्जाम में 2023 में सिलेक्शन हुआ। मैम, क्या ये सिविल जज या एडीपीओ बनने के लिए कोचिंग जरूरी होती है? आप क्या मानती हैं? इनके लिए कोचिंग ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन एक मार्गदर्शन होना चाहिए, और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि ज़रूरी है या नहीं है, कौन कितने हिसाब से पढ़ सकता है। अगर किसी में कैलिबर है कि वो बिना कोचिंग के निकाल ले, तो बिल्कुल वो कर सकता है। और कुछ लोगों को कोचिंग की ज़रूरत होती है, उनमें से मैं भी हूँ, मुझे भी कोचिंग की ज़रूरत लगी थी, और मैंने गाइडेंस लिया प्रॉपर, और उनके अपने सारे टीचर्स के गाइडेंस में रह के प्रिपरेशन करी। लेकिन आपने 1 साल तैयारी की थी, उसके बाद शायद फिर आपने सेल्फ स्टडी की थी घर से? जी जी जी। तो जब मैं इंदौर गई, उसके बाद लौट के आई जब 2018 में, क्योंकि उस समय मैंने एक अटेम्प्ट दिया सिविल जज का और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, और जो फैमिली प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, उसके चलते मैं घर वापस आ गई, फिर सेल्फ स्टडी की पूरी। मैम, कितने घंटे की पढ़ाई करती थी आप इस दौरान? मैं घंटे के हिसाब से पढ़ाई नहीं करती थी, सच बताऊं तो। मैं एक टॉपिक डिसाइड करती थी, टॉपिक या अपना टारगेट कहेंगे, टारगेट डिसाइड करती कि इतना दिन में मुझे करना है, और मैं पूरे दिन को 2 हिस्सों में बांट लेती थी। एक हिस्सा होता था सुबह 7 साढ़े 7 बजे से लेके 2 बजे तक का, और तो उस समय मैं लगातार पढ़ती थी।
फिर 2 बजे नहाया, थोड़ा 1 घंटे आराम किया। उसके बाद फिर मैं लगभग 3:30 बजे बैठती थी, 3:30-4 बजे, और फिर रात के 10 बजे तक पढ़ती थी। तो इस तरह मैंने दिन को 2 हिस्सों में बांट रखा था। तो मैं कहूँगी कि घंटे ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप कितना कोप अप कर लेते हैं, कितनी जल्दी आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो मेरे टारगेट जितने जल्दी पूरा हो जाए, मैं उतने जल्दी बंद कर देती थी पढ़ाई। तो एग्ज़ाम के टाइम में कहूँ तो 6 घंटे रात में सोना, और दिन में 1 घंटे सोना, खाने पीने को लेके बस इतना टाइम छोड़ के बाकी पूरे टाइम तैयारी, लगभग 12, 13, 14 घंटे। और नॉर्मल टाइम पे 5 से 6 घंटे रेगुलर पढ़ती थी मैं। मैम कौन सी किताबों का अध्ययन किया आपने? सिविल जज के लिए मेनली बेयर एक्ट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो बेयर एक्ट्स पढ़ना, उनको डीपली पढ़ना। इसके अलावा आप कुछ बुक्स का भी सहारा ले सकते हैं। जजमेंट के लिए चाहिए तो मैगजीन्स आती हैं, वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स, जीके, इसके लिए यूट्यूब चैनल्स और कई सारी मैगजीन्स आती हैं, परीक्षा मंथन वगैरह आती हैं। तो इन सब का सहारा मैंने लिया। साथ ही मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करी, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे या जो साथ में तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ मिल के मैंने तैयारी करी। मेरी छोटी बहन वो भी तैयारी कर रही थी, तो हम दोनों मिल के तैयारी की, एक दूसरे से पूछना और डिस्कस करना, इससे टॉपिक्स और क्लियर होते गए। तो बुक्स के साथ साथ मैंने इन चीज़ों की हेल्प ली। मैम कौन से राइटर की आप किताबें पढ़ती थी? बेयर एक्ट के लिए मैंने BS खेत्रपाल की बेयर एक्ट यूज़ की थी। और इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे हमारे में 12 सब्जेक्ट लगते हैं सिविल जज में, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग राइटर, जैसे कि TPA की TP त्रिपाठी की अच्छी बुक आती है, IPC की सूर्य नारायण मिश्रा की अच्छी आती है, और एविडेंस की आपकी रतनलाल धीरजलाल अच्छी है, तो इनका यूज़ किया। मैम जैसे कि आपने पहले परीक्षा दी 4-5 बार, तो नहीं हो पा रहा था, मेंस तक पहुंची, इंटरव्यू भी आपने दिया, तो निराशा आती थी आपको कि कैसा लगता था उस समय? जी बिल्कुल, ये तो ह्यूमन नेचर है कि जब अपन किसी चीज़ को चाहें कि हमें ये चीज़ करनी है और वो चीज़ अपने को नहीं मिले, तो बिल्कुल निराशा तो होती है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ, जब मैंने इतने प्रयास दिए, तो कई बार ऐसा होता था कि जब नहीं हुआ तो बहुत हताश हो जाती थी कि मैंने पूरी मेहनत की, क्यों नहीं हुआ, तो निराशा होती थी। लेकिन उस निराशा से निकलने का तरीका भी अपने को ही खोजना होता है, क्योंकि सक्सेस अगर अपने को चाहिए तो तरीका भी अपने को खोजना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अपने घर वालों को देखती थी, वो लोग मुझ पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। मेरी छोटी सिस्टर, मेरा छोटा भाई, सबको मेरे से आशाएं थी। मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई को लेके इतनी मुझे मोटिवेट करती थी कि पढ़ो बेटा, एग्ज़ाम है, पढ़ लो, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ऐसे मेरे मम्मी पापा, मेरे फ्रेंड्स, तो सभी का जब सपोर्ट रहता है तो आप निराशा से घिर नहीं पाते हैं, डिप्रेशन में नहीं आ पाते, आपको लगता ज़रूर है। और इसके अलावा मैंने एक चीज़ और की थी कि यूट्यूब में कुछ मोटिवेशनल चीज़ें आती हैं, उनको देखी, उससे मेरी निराशा दूर हुई। जैसे आप देख सकते हैं रश्मि रथी में कुछ लाइन्स हैं, बहुत 7वां सर्ग है जो उसका, वो आपको बहुत मोटिवेट करेगा। हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं हैं, वो आपको मोटिवेट करेंगी। तो आप ये सब चीज़ें देखिए। और इसके अलावा मैं 2 चीज़ें और करती थी कि मेरे साथ के जो लोग थे, जो सिलेक्ट हो गए, मैं उनको देखती थी, और जो नहीं हुए मैं उनको भी देखती थी। तो पहले मैं पहले वाले की बात करना चाहूँगी कि जैसे मेरी सिस्टर का सिलेक्शन हुआ, तो मैं देखती थी, सोचती थी अगर मेरी सिस्टर कर सकती हैं मैं भी कर सकती हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जो मेरे फ्रेंड सेलेक्ट हुए, उनको देखती थी, मुझे लगता था कि अरे ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी बिल्कुल कर सकती हूँ। और जिनका नहीं हुआ, मेरे साथ के लोग हैं जो मेरे से भी ज़्यादा बार इंटरव्यू दे चुके थे, तो उनको मैं देखती थी, मुझे लगता था आखिर ये भी नहीं हो रहे हैं, इनको भी निराशा होती होगी, तो आखिर ये अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं। तो उनको देख के मुझे भी मोटिवेशन होता था कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। इस तरह मैंने मोटिवेशन लिया। और मेरे फ्रेंड्स, जब भी मैं निराश होती थी, उनको कॉल कर लूँ कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरा हुआ नहीं, मैंने पूरी प्रिपरेशन करी, तो वो मुझे समझाते थे और घर वाले भी समझाते थे। इसके अलावा जब मैं ज़्यादा दुखी हो जाऊँ तो मैं भगवान के पास जाके बैठती थी कि भगवान क्यों नहीं हो रहा है, आप भी मेरे साथ दीजिए। तो बस सारी चीज़ें साथ मिलके भगवान का सहयोग मिला, सब कुछ काफ़ी हुआ, आत्मबल भगवान का मिलता है आशीर्वाद। इससे। जी बिल्कुल, तो फिर हो गया। अच्छा मैम, ये बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, कई सालों से लगे हुए होंगे, लेकिन नहीं हो पाता उनका, आप क्या कारण मानती हैं? मुझे लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पहली चीज़, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। और
क्या होता है कि कभी कभी जब जिनका नहीं होता है, मैं अपना एग्जाम्पल भी देके बताऊंगी, जब नहीं होता है तो अपने को सीधे किस्मत को नहीं बोलना चाहिए कि अरे मेरी किस्मत नहीं थी इसलिए नहीं हुआ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बल्कि हमें देखना चाहिए कि आखिर मेरा नहीं हुआ, क्या कमी थी मेरे में, क्या कमी रह गई। अपने को सेल्फ एनालाइज करना है। जब हम खुद को सेल्फ एनालाइज करेंगे तो हमें हमारी गलती पता चलेगी, उसे सुधारेंगे, फिर प्रयास करेंगे। जब आप अपना 100% दे देते हैं, मतलब आप जब देखेंगे कि आपके में कोई गलती नहीं बची है, तब आप मतलब आपको अपना 100% देना है। बस आपको ये देखना है, और आपको कभी भी निराश ना होते हुए अपनी जो प्रयास है उनको नहीं छोड़ना चाहिए। लगातार प्रयास करते रहना, मतलब हम बोलेंगे परसिवरेंस, हार्ड वर्क और कभी नहीं छोड़ना और सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर सक्सेस तक ले जाती हैं। और साथ में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मैं मानती हूँ कि सक्सेस का जो ताला होता है उसकी हमेशा 2 चाबियाँ होती हैं। एक चाबी होती है हमारे पास, मतलब हमें अपना हार्ड वर्क करना है, अपना 100% देना है, कोई कमी नहीं छोड़नी है, अपना पूरा प्रयास करके देना है पूरे जोर से। और दूसरी चाबी होती है ईश्वर के पास, कि जब आप अपने अच्छे कर्म रखते हैं, अपने घर वालों का आदर करते हैं, अपने अंदर पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, क्योंकि आप ऐसे पोस्ट के लिए जा रहे हैं जहाँ पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। तो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, और जब भगवान भी हमारे साथ होते हैं और जब दूसरी चाबी लगती है तब जाके वो हमारा सक्सेस का ताला खुलता है। तो ये दोनों चाबियां होती हैं सक्सेस का ताला खोलने के लिए। बहुत बढ़िया मैम। मैम ये बताइए, आपकी बहन जस्मिता का पहले हो गया था तो उन्होंने भी आपकी काफ़ी मदद की होगी, काफ़ी बताती रही होंगी उस समय? जी बिल्कुल, उनका तो लगातार निरंतर सहयोग रहा ही है। मैं आपको एक इंस्टेंस बताना चाहूँगी। पिछले बार जब ये वाला जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ उसके पहले का है, 2021 की बात है, सॉरी 2022 की बात है। जब मेरा नहीं हुआ तब मेरी सिस्टर से बात हुई, रात को 12 बजे 11 बजे लगभग बात हुई। उन्होंने बोला कि जब मेरा सिलेक्शन नहीं, मुझे पूरी भरोसा था कि मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन जब नहीं हुआ तो मैं पूरी तरह से टूट गई कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं बहुत रोई, बहुत परेशान हुई। मेरी सिस्टर ने जो मुझे उस समय मोटिवेट किया, वो मैं कहूँगी कि वो सबसे हिट अप करने वाला पॉइंट था। उन्होंने मुझे बोला कि या तो आप जो पीछे बीत गया उसके लिए आप रोइए, परेशान होइए, और आगे आने वाला भी समय खराब कर लीजिए। बिल्कुल जी। और दूसरी बात बोली, या तो आप थोड़ी देर पर रोइए, बिल्कुल दुख होता है, आप रोइए, अपने अंदर की दुख को निकालिए, लेकिन 2-3 घंटे बाद आप फिर पढ़ने बैठ जाइए। और 7 दिन का टाइम था, मेरा अगला प्रीलिम्स जस्ट 7 दिन बाद होने वाला था। और ये बहुत टफ टाइम कहेंगे कि आपका रिजल्ट आया, आप इस दुख में हो कि आपका हुआ नहीं, और जस्ट 7 दिन बाद आपका अगला हो। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि आप इन 7 दिनों में इतनी मेहनत करिए कि सब दुनिया को भूल जाइए, सिर्फ पढ़िए और सिर्फ पढ़िए, और 7 दिन बाद जो अगर अच्छा रिजल्ट रहा तो आपके आने वाले 1 साल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन्होंने इस तरह से मुझे हर कदम पे मोटिवेट किया। और जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो वो मेरे साथ थी। उन्होंने लगातार मुझे हर एग्ज़ाम, मेरा प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, हर एग्ज़ाम में मेरे साथ आती थी और मेरा सहारा बनती थी, कह सकते हैं। छोटी बहन है लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा सहारा दिया है, और उनके सहयोग से मैं आज बन पाई हूँ, उनके मोटिवेशन से और सारे घर वालों, बाकी सभी के मोटिवेशन से। मैम, सिविल जज और एडीपीओ की तैयारी करने वाले या विधिक क्षेत्र में जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या करें वो, कैसे तैयारी करें, क्या करें? मैं संदेश देना चाहूँगी कि आप सबसे पहले, अगर आप लॉ कर रहे हैं, BLLB कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप डिसाइड करिए आपको सिविल जज बनना है, एडीपीओ बनना है, कॉर्पोरेट क्षेत्र में जाना है, क्या करना है। मतलब सबसे पहले आप अपना एक एम डिसाइड करिए, टारगेट डिसाइड करिए, उसके बाद उस टारगेट को अचीव करने में अपना 100% लगा दीजिए। जब आप किसी भी टारगेट में अपना 100% देते हैं तो सक्सेस बिल्कुल मिलती है। ऐसा होता नहीं कि कोई 100% दे रहा, पूरी मेहनत कर रहा और होना, आज नहीं तो कल ज़रूर सक्सेस मिलती है। और निरंतर, लगातार, ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़े अगले दिन छोड़ दिए कि सोचे थक गए अब आज नहीं पढ़ेंगे। तो निरंतरता बनाए रखना ज़रूरी है। चाहे आप दिन में 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, लेकिन निरंतर पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, रेगुलरिटी मेंटेन करते हुए पढ़िए और अपना 100% दीजिए। और बस यही चीज़ें हैं, अगर आप इतना करेंगे तो। और हाँ बिल्कुल, परफेक्ट मार्गदर्शन की भी ज़रूरत होती है। आपको एक मार्गदर्शन चाहिए होता है, किसी का भी हो सकता है वो। एक सही रास्ते में अगर आप चलेंगे, सही मार्गदर्शन में, तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। मैम, आपने ये तैयारी कब शुरू कर दी थी? BALLB कंप्लीट होने के बाद या BALLB करने के दौरान? BLLB करने के दौरान मैंने तैयारी शुरू की थी, और मैं लास्ट ईयर में थी तब से शुरू की थी।
मैम प्री और मेंस की तैयारी के दौरान आपको किसी प्रकार की परेशानी आई? जी कहेंगे, जब आपको सक्सेस तक जाना होता है, आपको वो चीज़ मिलनी होती है, तो मिलने के पहले काफ़ी परेशानी आती है। ये बिल्कुल इस बार मेरे साथ सच हुई। प्रीलिम्स का तो मैंने बता दिया कि प्रीलिम्स में क्या हुआ था। लास्ट ईयर का रिजल्ट आया, उसके तुरंत बाद 7 दिन बाद एग्ज़ाम था और उसमें मेरा नहीं हुआ था। एक परेशानी ये हताशा हुई थी। निराशा आ गई जी थी। जी जी बिल्कुल। और फिर जब मेंस होना था, उस दौरान मुझे टाइफाइड हो गया था और अगले 15 दिनों में एग्ज़ाम था। मुझे लग रहा था अब मैं कैसे करूँगी, टाइफाइड हो गया। टाइफाइड में चूँकि डॉक्टर कहते हैं रेस्ट करना है, तो लगातार बैठ के पढ़ भी नहीं सकती थी। उस समय मुझे लगा अब मैं क्या करूँ। फिर मेरे पास बस लास्ट में ये रास्ता बचता, मैं भगवान के पास जाती हूँ और बोलती हूँ भगवान प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। फिर हुआ क्या कि मुझे 2-3 दिन बाद खबर मिली कि एग्ज़ाम जो है मेंस की डेट वो पोस्टपोन कर दी गई है। लगभग 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दी गई थी। तो मुझे लगा बस अब ये मौका है कि मुझे इसको छोड़ना नहीं है और पूरी प्रिपरेशन जारी रखनी है। तो वो टाइफाइड के दौरान ये वाला था। और इसके अलावा जब इंटरव्यू का टाइम आया, उस टाइम भी यही चीज़ें हो गई कि पापा दोबारा से हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो लगभग 2 महीने एडमिट रहे। उसी दौरान मेरी मम्मी की हार्ट के ब्लॉकेज का पता चला और उसी समय मम्मी की हार्ट सर्जरी हुई। मेरे जस्ट इंटरव्यू के 20-25 दिन पहले की बात है जब मेरी मम्मी की हार्ट सर्जरी हुई थी। तो उसके बाद मेरा इंटरव्यू था, तो उस दौरान अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना और अंदर से पॉजिटिव रहते हुए पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल था। काफ़ी मेंटल प्रेशर में रही होंगी आप। बिल्कुल, पिताजी बीमार थे, माँ का हार्ट ब्लॉकेज हो गया। जी। काफ़ी मेंटल प्रेशर से आपने सफ़र किया उस दौरान। जी मेंटल प्रेशर था, बट मैं मेरे छोटा भाई, मेरी बहन, फैमिली, फ्रेंड्स सबके सपोर्ट से मैंने किसी तरह अपनी पॉजिटिविटी बनाई रखी और पढ़ाई कंटिन्यू की, बिल्कुल निराश नहीं होते हुए इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ कि अगर मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ, मेरा अच्छा जाता है, सब कुछ अच्छा होता है, तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे फैमिली को ही खुशी मिलेगी और उस खुशी से जो उनकी तबीयत है वो सब भूल जाएंगे, वो सब बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तो मैंने सब कुछ ये सोच के कि अंत में मेरी फैमिली को ही खुशी मिलेगी और मैंने अपने आप को इमोशंस को कंट्रोल करते हुए फिर पढ़ाई कंटिन्यू रखी। मैम अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप क्या करेंगे? सीजे तो आपका निकल गया, और कुछ सोचा हो आपने? नहीं, बस अब इतनी मेहनत के बाद मुझे ये पद मिला है, तो माननीय हाई कोर्ट या जो भी अथॉरिटी है वो मुझे जो भी निर्देशित करेंगे, जो मेरे कार्यभार होंगे, जो मुझे दिए जाएंगे, उसका मैं अच्छे से निर्वहन करूंगी और अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए अच्छे से काम करूंगी। मैम जैसे आपकी बहन जस्मिता का सीजे में हुआ, और आपके परिवार में आपके कोई भाई बहन वो क्या करते हैं? मेरा छोटा भाई है, बहन मैं सबसे बड़ी हूँ, उसके बाद छोटी बहन है जशविता शुक्ला, उसके बाद छोटा भाई है मेरा तनिष्क शुक्ला। सिस्टर का तो बता दिया। मेरा छोटा भाई एक्टिंग फील्ड में है मुंबई में, उसका इस तरफ रुझान था तो उसने इसमें किया, अभी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है वो भी। कई टीवी सीरियल्स कर लिया है, अभी इसकी एक मूवी आने वाली है जी। और वेब सीरीज़ भी किया हुआ है। तो बस मुझे आशा है कि वो भी बहुत अच्छा करेगा। मतलब 21 साल की छोटी सी उम्र में उसने मुंबई में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी है, ये बना लिया है? जी शुरू कर दिया, अभी उसकी शुरुआत है, लेकिन काफ़ी अच्छा काम किया उसने। स्टार प्लस की अनुपमा, इमली, इन शोज़ में काम किया है और एक वेब सीरीज़ है आपकी बचपन का प्यार, उस पर काम किया है, लीड रोल है उसमें। और अब उसकी कुछ ही अगले महीने लगभग मूवी आने वाली है, फेक बॉयफ्रेंड नाम से आएगी। तो मतलब परिवार में सभी लोग अच्छे से मतलब सेटल हो गए हैं कि मतलब एक छोटी सी उम्र में, जैसे 21 साल कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती, तो वहाँ मुंबई में पहचान बनाना, वहाँ एक स्ट्रगल करके एक अपनी पहचान बना लेना बड़ी बात होती है। कई सीरियल में भी काम किया, जैसा आपने बताया, फिल्म भी आने वाली है, काफ़ी अच्छा। हम लोगों ने उसको, जैसे उसका सपना था तो हम लोगों ने सबने उसको सपोर्ट किया। चूँकि मेरी सिस्टर का सिलेक्शन हो ही चुका था तो हम लोग सपोर्ट करने के काबिल थे। तो हम लोगों को ये लगता था कि पापा को अगर है पैरालिसिस तो उसको पापा की कमी ना लगे, उसका मन है, उसका सपना है, तो उसे बिल्कुल जाए और अपने सपने को पूरा करे। तो हम लोगों ने उसको पूरा मोटिवेट किया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया कि बिल्कुल जो करना है वो करो। मैम आपने बताया अनुपमा सीरियल तो काफ़ी फेमस है, उसमें क्या कैरेक्टर था इसका? उसमें उसका कैमियो रोल किया था, उसमें उसको पहला एक दिन का था उसका शूट। अच्छा, एक दिन। जी। तो वो पहला चूँकि मिला था तो एक दिन का मिला था। जी ठीक मैम।